लंदन, साल 1888। यहां बीमारी, भूख और अफरा-तफरी थी। पिछले 130 सालों से जैक द रिपर का किस्सा लोगों के दिलों में अपनी जिंदगी ये सावलत हाल करने में लगाई है। मगर एक सदी गुजरने के बावजूद जैक द रिपर की शनाख्त आज भी एक पहेली है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कतालों की नहीं है। ये लंदन की कहानी है, पुलिस के तरीकाए खिदमत की कहानी है, खौफ और समाजी नाइंसाफी की कहानी है। जैक द रिपर को समझने के लिए हमें इस शहर की गहराइयों में जाना होगा जहां से ये कहानी शुरू, गरीबी से भरपूर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने छोटी सी अमीर टैबके को अजीम दौलत दी थी, मगर गरीब तबका भूख और बीमारी का शिकार था। फैमिलीज के लिए खुला मकान मुश्किल था और कई लोगों को एक हाई कमराई में रहनाई पा मजबूर कर दिया गया था। उस वक्त व्हाइटचैपल में इमिग्रेंट्स का जुगाड़ था, खास तौर पर आयरिश और जूविश इमिग्रेंट्स जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए थे। ये अक़लियात कम्युनिटीज अक्सर वहां के लोकल लोगों से बिल्कुल अलग होती थी। डॉक्टर जोनाथन रोसेंथल, इमिग्रेशन हिस्टोरियन, जो वक्त मुर्दा हालत में पाई जाती है, उसकी गर्दन काटी गई थी और पीठ पर खौफनाक छुराबाजी हुई थी। ये शुरुआत थी व्हाइटचैपल में खौफ और दहशत की। डॉक्टर जॉन अल्ब्राइट, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, मैरी एंड निचोल्स के कत्ल में जो ब्रूटैलिटी थी वो फौरन देखने में आई। गर्दन काटना और फिर जिस्म पर इतनी बरहमी के साथ छुरा चलना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता था जो आम मुजरिम होता। जल्द ही ये कत्ल सिर्फ एक वाक़ये के तौर पर नहीं देखा गया। एक खतरनाक कातिल व्हाइटचैपल के अंधेरे में छुपा हुआ था। पार्ट 3, द हॉरर्स ऑफ ऑटम, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड एंड कैथरीन एडाउस। 8 सितंबर को एनी चैपमैन का लाश हैम्बरी स्ट्रीट पर पाया गया। उसकी गर्दन काट दी गई थी, पीठ काट दिया गया था और कुछ ऑर्गन्स निकाले गए थे। और ये शुरुआत थी। चैपमैन के कत्ल में जो म्यूटिलेशन था वो पुलिस के लिए कुछ अजीब था। किसी लेवल पर एनाटॉमी का नॉलेज था जो इस थ्योरी को बढ़ावा दे रहा था कि कातिल मेडिकल ट्रेनिंग रखता था। 30 सितंबर 1888 को डू और कत्ल ह्यू, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडाउस। स्ट्राइड का कत्ल एक पहले वेल कत्ल से मुख्तलिफ था, उसका जिस्म इतना म्यूटिलेट नहीं किया गया था। लेकिन कैथरीन एडाउस का कत्ल एक बार फिर ब्रूटैलिटी की नई मिसाल पेश करता है। एडाउस के कत्ल में कातिल ने उसकी गर्दन काटने के साथ साथ जिस्म के कुछ ऑर्गन्स निकाले। ये दिखता है कि ये आदमी सिर्फ मर्डर करने नहीं आता, बल्कि एक पहेली और ड्रामा क्रिएट करने आता है। 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने एक खत हासिल किया जो जैक द रिपर के नाम से था। इसमें लिखा गया था कि लिखने वाला पुलिस को टोंट कर रहा था, उनकी नाकामी का मजाक उड़ा रहा था और धमकी दी रहा था कि वो अपना कत्ल का सिलसिला जारी रखेगा। ये पहली बार था जब जैक द रिपर का नाम इस्तेमाल किया गया और ये कभी नहीं भूलने वाला नाम बन गया। डॉक्टर मार्गरेट हाइड, मीडिया हिस्टोरियन। बहुत से लोग मानते हैं कि डियर बॉस का खत एक धोखा था जो एक जर्नलिस्ट ने इस कहानी को और भी सेंसेशनलाइज करने के लिए लिखा। इस वक्त की मीडिया फ्रेंजी लंदन में कभी नहीं देखी गई थी। डिटेक्टिव्स असल में अंधेरे में काम कर रहे थे, गवाहों की बातें और फिजिकल क्लूज पर निर्भर करते हुए जो अक्सर नामानत था। इस बात का भी कुछ असर था कि रिपर के शिकार सिर्फ अनऑटन पार है जो समाजी दर्जे में नीचे थी। एक ऐसी सोच थी कि ये ओटीन कीमत नहीं रखती और उनकी मौत को उसी तरह नहीं देखा गया जैसा कि किसी अमीर शिकार को देखा जाता। पुलिस पर प्रेशर इतना था कि वो खुद को नहीं संभल पा रहे थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने पब्लिक, मीडिया और पार्लियामेंट से बढ़ते हुए तंकीद का सामना किया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन, जो कि इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर था, जल्द ही तहकीकत का पब्लिक चेहरा बन गए, लेकिन उनकी बेहतरीन कोशिशें बीएचआई जैक द रिपर को पकड़ने में इनके एफआई नहीं था।